नमस्कार, मैं रामानुज प्रताप सिंह धुर्वे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बाला साहब देश पांडे कॉलेज, कुनकुरी, डिस्ट्रिक्ट जसपुर। मैं आज आप लोग के समक्ष गुटनिरपेक्षता विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि विदित है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला एक प्रमुख तत्व है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। ये मतलब एक अचानक से हुआ कोई कारण नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित और सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवीन उदय राष्ट्र थे, उनकी अपने स्वाधीनता की रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा के पीछे मूल कारण ही था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जो मुक्ति पाए जो नवीन देश हैं, वो एक किसी भी जो गुट है उनके पीछे खड़े रहना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। 1961 के जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन है, उसमें गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता के उदय की, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उस समय पूरा विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरा गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। जो अमेरिकी गुट है वो पूंजीवाद का समर्थक था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद का था। मतलब दोनों ही गुट अपने अपने विचारधाराओं में भी के आधार पे भी विभाजित थे और दोनों गुट का मानना था कि जो उनकी विचारधारा के साथ है वो उन्हीं की विचारधारा समर्थक, उनके दूसरे विचारधारा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए जो नवीन सृजित राष्ट्र से जो 19 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो देश आज़ाद हुए थे, उन्होंने इन दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल होने को स्वीकार नहीं किया। 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने भी इस गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये तीनों ने ही मिलकर ही तीसरी शक्ति की अवधारणा पे बल दिया और तीनों के ही सम्मिलित प्रयास से गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जन्म हुआ। अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, उसने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया और जो नवीन राष्ट्र हैं ये एक लंबे औपनिवेशिक अधिपत्य से मुक्त हुए थे। लंबे समय तक इन्होंने गुलामी सही थी। उसके बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी हो गई थी कि इन्हें को एक गुट में शामिल होना था, मतलब फिर किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के पीछे इनको खड़ा होना था। इसीलिए इन लोग किसी भी कीमत में अपना आत्मसम्मान अब ये वापस रखने, मतलब यूरोपीय राष्ट्र या आप कहें किसी शक्तिशाली राष्ट्र के समक्ष रखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन को स्वीकार किया। मतलब अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय उस समय जो राजनीति थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ और परिभाषा की, तो अगर हम गुटनिरपेक्ष का अर्थ है, सिंपल से है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक। और अगर हम इसकी बात करें इसकी परिभाषाओं की, तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कुछ प्रमुख परिभाषाओं की मैं आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। इसमें पहला है जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर। इन्होंने कहा था कि गुटों से अलग रहने की नीति ही गुटनिरपेक्षता की नीति है। इनका मानना था कि कोई भी गुट में शामिल नहीं हो तो आप क्या हो, गुटनिरपेक्ष हो। तो गुटनिरपेक्षता मतलब गुटों से अलग रहने की नीति। इसी प्रकार जो महेंद्र कुमार है, उन्होंने इन्हें शीत युद्ध से अलगाव बताया है कि गुटनिरपेक्षता क्या है, शीत युद्ध से अलगाव है। जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें दो शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस आपस में एक दूसरे से उनका विवाद चल रहा है, तो उससे आप अलग रहोगे, तो जो अलगाव है वही है आपका गुटनिरपेक्ष। इसी प्रकार आब्दो राय के शब्दों में किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषता किसी साम्यवादी या पश्चिमी गुट के साथ किसी प्रकार की सैन्य संधि में शामिल ना होना ही क्या है, गुटनिरपेक्ष है। ठीक। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि गुटनिरपेक्ष जो होता है वो सैनिक संधि को मनावा करती है। आप किसी भी जो महाशक्ति है उसके साथ किसी प्रकार का सैनिक संधि सैनिक संधि आप नहीं करेंगे। ठीक। गुटनिरपेक्षता का अर्थ ही है गठजोड़ विरोधी और शीत युद्ध विरोधी सिद्धांत।
जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी भी देश द्वारा प्रयत्न करना। मतलब जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के तीन बड़े नेता थे, नासिर, मार्शल टिटो और जवाहरलाल नेहरू। तो उनमें से एक प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों से अस्वीकृति। तो इसका सिंपल सा अर्थ अपन ये कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे अपने विचार तो रखने हैं, लेकिन किसी सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों में हमको नहीं जुड़ना। इसी प्रकार हम अंत में इन MS राजन की अगर उनकी परिभाषाओं पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा है कि विशेषताएं तथा नकारात्मक रूप में गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक और राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति। मतलब आप जो सैनिक और राजनीतिक गठबंधन है उसको आप अस्वीकृत कर दोगे तो आप गुट निरपेक्ष बने रहोगे। अगर हम सम्मिलित रूप से इन परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि शीत युद्ध का विरोध सैन्य तथा राजनीतिक गठजोड़, शीत युद्ध का विरोध राजनीतिक और सैनिक गठजोड़ से अलग होना, शक्ति गुटों से दूर रहना और विश्व जो समस्याएं हैं उसका स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है। अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 7 उद्देश्य विभिन्न विद्वानों ने सुझाए हैं। तो पहला जो उद्देश्य है वो है शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना। उस समय शीत युद्ध चल रहा था और उस समय जो राजनीति चल रही थी उनसे इनको अलग रखना। दूसरा है स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। तो क्या होता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब उस समय जो शीत युद्ध था 2 गुट थे, तो दोनों गुट के जो शक्तिशाली देश थे वो अन्य छोटे देश पे दबाव डालते थे कि आप क्या करें, हमारी जो नीति है उसी का अक्षरता पालन करो। लेकिन अगर आप गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं तो आप अपनी नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार किसी भी गुट के साथ सैनिक संबंध स्थापित नहीं करना, ना ही आप पूंजीवादी गुट ना ही साम्यवादी गुट दोनों से किसी प्रकार का सैनिक संबंध स्थापित नहीं करोगे। चौथा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना। जो भी जितने भी गुट निरपेक्ष के देश थे वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के भुक्तभोगी थे और विभिन्न देशों ने रंग भेद का भी समस्या का सामना किया था। इसलिए जो ये नवसृजित राष्ट्र थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल है, उन्होंने इस जो ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति का विरोध किया था। इसी प्रकार अगला जो इनका उद्देश्य था वो था विश्व शांति में सहयोग और समर्थन करना। अगला जो इनका उद्देश्य था, छठवें उद्देश्य की बात करें तो हम विश्व निःशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना। इस समय पूरा विश्व 2 विश्व युद्ध देख चुका था, तो ये गुट निरपेक्ष देश छोटे छोटे देश थे, ये हथियारों पर उतना खर्चा नहीं करना चाहते थे, ये अपनी जो पूरी ध्यान है वो अपने सामाजिक आर्थिक विकास पे देना चाहते थे। इन्होंने एक निःशस्त्रीकरण का सुझाव दिया था। इसी प्रकार जो 7वां इनका उद्देश्य था वो था मानवाधिकारों की रक्षा व मानवीय गरिमा की रक्षा करना, उसके लिए प्रयास करना। अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शर्तों की बात करें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता कि कौन सा देश इसका सदस्य बन सकता था, तो गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है उसमें लोगों को अन्य देशों को आमंत्रित करने से पहले जो 3 प्रमुख देश थे जैसे भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, जो कि तीनों के जो प्रमुख थे मार्शल टिटो, नासिर और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का खाका तैयार किया था। तो इन्होंने 5 आधार तय किए थे जिसके आधार पर हम जो विभिन्न देशों को आमंत्रित गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के लिए किया गया था। जो पहला आधार है वो था कि वो देश स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा। जो दूसरा आधार था वो था कि वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। तीसरा आधार था इस सदस्यता का कि वह किसी भी सैनिक गुट अथवा संधि का सदस्य नहीं रहेगा। 5वां था उस देश के साथ जो महाशक्ति है रूस, अमेरिका, उसके साथ सैनिक संधि नहीं होगी। और जो 5वां आधार था वो किसी भी शीत युद्ध के समय जो देश है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का में शामिल होना चाहता है वो किसी भी तरह अपने देश में महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं देगा। ठीक, इस आधार पर ध्यान रखते हुए
बाकी देशों को आमंत्रित किया गया था। उस समय कई जो महत्वपूर्ण देश थे उनको इसी आधार पर छोड़ दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी देश विशेष का समर्थन करते थे। अगर हम बात करें कि विभिन्न देशों ने उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्यों स्वीकार कर लिया, तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे जो देश हैं उन्होंने, कई देशों ने अपने अलग अलग कारणों से उन गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया था। जब भारत और अन्य दूसरे राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया तो कई विचारकों ने जो शीत युद्ध के समय जो विचारक थे उनका कहना था कि आप कि आप एक गुट में शामिल ना होके अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे गुट का समर्थन दे रहे हो। लेकिन धीरे धीरे बाद में उनको समझ आ गया और उन्होंने ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार करना चालू किया। अगर हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके चुनने के पीछे क्या कारण थे, तो जो पहला कारण था वो ये था कि जो शीत युद्ध चल रहा था वो ना तो उनके हित में था ना ही विश्व समुदाय के। ठीक, तो अनेक देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए थे, तो उन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी थी। तो उनका मानना था कि अगर ये जो अभी जो शीत युद्ध चल रहा है इसी प्रकार चलता रहा तो फिर से देश जो विश्व है वो पुनः एक तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो सकता था। और जापान में होने वाले जो आणविक विनाश है उनका अब पूरी दुनिया ने देख लिया था, इसीलिए वो अब नहीं चाहते थे कि उनको लगता था कि अगर अब युद्ध हुआ तो अब आणविक युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का ये जो शीत युद्ध है वो विशाल रूप धारण करे ताकि दोनों गुटों में सैनिक टकराव हो, इसलिए उन्होंने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया। इसी प्रकार जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे उनका ये मानना था कि उनके पास ना तो इतनी सैन्य शक्ति थी अथवा ना ही उनके पास आर्थिक शक्ति थी कि वो महाशक्तियों पर प्रभाव डाल सके, उनके दृष्टिकोण को प्रभावित कर सके। और ये बात भी वो समझते थे कि वो अकेले ही विश्व शक्ति को बढ़ावा देने और विश्व शांति को बनाए रखने में असमर्थ हैं। अतः उन्होंने क्या किया, महाशक्तियों की उनको अच्छे से पता था कि महाशक्तियों की सोच पे ही निर्भर है कि ये विश्व में शांति बनी रहे। ठीक, इसीलिए इस विचारधारा को उन्होंने अपने को नैतिक शक्ति प्रदान की और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए कि हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, बल्कि उनके दृष्टिकोण को हम प्रभावित करने की थोड़ी बहुत क्षमता रख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को चुना। इसी प्रकार जो नए राष्ट्रों पर जो गुटनिरपेक्षता अपनाने का तीसरा प्रमुख कारण था उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। ठीक, ना वे केवल औपचारिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे बल्कि वो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव से भी अब निकलना चाहते थे। तो क्योंकि कई जो नवीन राष्ट्र थे वे अभी स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, तो वो उनको लगा कि अगर हम किसी गुट का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा। ठीक, वो किसी भी स्थिति में अपने जो दृष्टिकोण है वो उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो अपनी नीतिगत और कार्रवाई की स्वतंत्रता में दृढ़तापूर्वक अमल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना था। अगर हम बात करें कि चुनने का जो अगले कारण की, तो दोनों गुटों के जो वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने को पृथक और वैचारिक और अलग रखना, ये भी उनके चुनने का पहला कारण था, क्योंकि वो दोनों ही किसी रास्ते में नहीं जाना चाहते। राष्ट्रपति शुक्ल ने कहा था, तो ना ही तो हम कठपुतली राष्ट्र हैं, ना ही किताबी विचारक। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हम रूसियों, अमेरिकियों और यूरोपियों के कठपुतली नहीं हैं। तो इसीलिए वो क्या है, जो एशियाई राष्ट्र हैं वो अपनी प्रतिष्ठा और नव प्राप्त स्वतंत्रता में काफ़ी गर्व करते थे, इसलिए उन्होंने ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुनने का जो एक बहुत बड़ा कारण वो आर्थिक कारण था। प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश थे वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनका रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न था। उनकी विदेश नीति, गृह नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास था। वो किसी प्रकार के इन सैनिक झमेलों में पड़ना नहीं चाहते थे। उनके पास पूंजी तथा तकनीकी कौशल दोनों ही नहीं थे। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि जहां से उनको
सहायता मिले बिना शर्त, वो उनको स्वीकार कर लेते थे। अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं तो दूसरे गुट से उनको सहायता मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों गुट का ऑप्शन खुला रखा और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या फिर अपने आर्थिक विकास के लिए उन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया। अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थाएं, यद्यपि देखा जाए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन समय समय पर गुट निरपेक्ष जो देश हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो विचारों को रखने के लिए 3 संस्थाएं अस्तित्व में आ गई। पहली थी एक समन्वय ब्यूरो, दूसरा है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा है शिखर सम्मेलन। जब हम बात करेंगे समन्वय ब्यूरो की, तो समन्वय ब्यूरो गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी संस्था है। यह आपसी विचार विमर्श और निर्गुट देशों के कार्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 17 थी जो मनोनीत किए जाते थे, लेकिन बाद में 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद इनकी सदस्य संख्या बढ़ा के 66 कर दी गई और ये अब इसमें निर्वाचन के द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दूसरा है विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष देशों का एक दूसरा महत्वपूर्ण संस्था है। जब क्या होता है कि जब शिखर सम्मेलन की कार्य सूची तैयार करनी होती है कि शिखर सम्मेलन में कौन कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने हैं, तो उससे पहले जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके विदेश मंत्री मिलते हैं और इस जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जो विचार विमर्श है उसको एक व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। यह जो शिखर सम्मेलन है समय समय पर होते रहता है, मतलब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, और आवश्यकता पड़ने पर असाधारण सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है। तीसरा है शिखर सम्मेलन। यह गुट निरपेक्ष देशों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सभी गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। यह सम्मेलन हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय लिए जाते हैं। इनमें पर्यवेक्षक देश, गैर राज्य सदस्य और अतिथि सदस्यों को भी बुलाया जाता है। अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष की जो आंदोलन है उसकी उपलब्धियां, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने निर्माण से 1961 में जब इसका निर्माण हुआ था तो 25 देश इसके सदस्य थे और बाद में इसमें निरंतर सदस्य संख्या का विस्तार होता गया। 1992 में इसमें 108 सदस्य देशों ने भाग लिया था और फिर इनका विस्तार होता है। आज बहुत अधिक संख्या में देश इसके सदस्य हैं। अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है दोनों जो गुट हैं उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में कई जो मानना है इतिहासकारों का कि अब जो गुट है, दोनों गुट है, उनका सोवियत संघ के बाद पतन हो गया, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति अभी भी बरकरार बनी हुई है। तो सबसे प्रमुख है इसका जो उपलब्धि कि दोनों गुट के दृष्टिकोण में बदलाव लाना। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो 2 गुट थे, पूंजीवादी और साम्यवाद, दोनों अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। तो जब भारत ने गुट निरपेक्ष जो नीति पर चलने का निश्चय किया तो दोनों गुटों ने माना कि आप हमारे गुट में शामिल नहीं हैं तो आप विरोधी गुट में, कोई तीसरा गुट बन ही नहीं सकता। लेकिन समय के साथ साथ सोवियत संघ ने स्वीकार किया कि गुट निरपेक्ष सही मायने में स्वतंत्र है और वो किसी गुट से संबंधित नहीं। इसी प्रकार आगे चल के पश्चिमी गुट ने भी गुट निरपेक्षता जो है उन देशों को मान्यता प्रदान करना स्वीकार मतलब मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा इनकी उपलब्धि है शीत युद्ध के तनाव को कम करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न कारणों से दोनों गुट के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। दोनों पक्ष एक दूसरे से मतलब गलतफहमियां, दोनों के मध्य गलतफहमियां बरकरार रहती थी और दोनों एक दूसरे से युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने एक शीत युद्ध दितांत की स्थिति निर्मित की और दोनों मतलब समय समय पर गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दोनों जो गुट हैं पूंजीवादी और साम्यवादी उनको समझाने में ये सफल रहे और उनके तनाव को कम करने में भी इन्होंने सफलता पाई। इसी प्रकार जाति भेद व रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रंग भेद के विरुद्ध जो इनको संघर्ष में सफलता मिली, विशेषकर जो दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और नामीबिया जहाँ की जो अल्पसंख्यक गोरी सरकार है
वो जाति और रंग के आधार पे वहाँ अफ्रीकी जो लोग हैं, मूल स्थानीय काले लोग, उनसे नफरत करती थी। तो उसको इन्होंने काफ़ी प्रकाश में लाया और गुटनिरपेक्षता के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो देश हैं, इन्होंने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय एक समस्या बना दी और मानवाधिकार जो आंदोलन है उनको ये एहसास दिलाया कि जो स्थानीय काले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता भी, उनके मानवाधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। और ये जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, रंग भेद को दूर करने के लिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काफ़ी प्रयास किया, इसी के परिणाम स्वरूप आज रंग भेद की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। अगले हम इसकी उपलब्धि की बात करें तो विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना। प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अवसरों पर ऐसा लग रहा था कि एक विश्व राजनीति में एक संघर्ष हो जाएगा और अगर इन संघर्षों को टाला नहीं जाता तो ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकते थे। 1960 के बाद भी कई बार ऐसी परिस्थिति बनने लगी थी कि लोग तृतीय विश्व युद्ध की आशंका महसूस करने लगे थे। उनको लगने लगा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। गुटनिरपेक्ष देशों ने छोटे बड़े सभी संघर्षों को सीमित करने का प्रयास किया, चाहे वो कोरियाई युद्ध हो, अरब इजराइल संघर्ष हो या स्वेज नहर संकट। हर अवसर पर युद्ध को सीमित करने और शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसी बात करें अगर हम अगली उपलब्धि की तो वह है निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास। गुटनिरपेक्ष देशों ने समय समय पर निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए मांग उठाई, समय समय पर उन्होंने सम्मेलन किए, अपने गुटनिरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किए। तो इसी के कारण क्या है जो उन्होंने निशस्त्रीकरण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक, और अंत में 1963 में अणु आयुधों की प्रशमन संधि भी गुटनिरपेक्ष देशों के मध्य आपस में हुई। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अन्य उपलब्धि तो वह है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। वर्तमान समय में जो गुटनिरपेक्ष देश हैं कई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वो आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देशों की बराबर ये मांग आ रही है कि विश्व की अर्थरचना ऐसी हो कि विश्व संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण हो सके। गुटनिरपेक्ष देश सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पे जोर दिया। ठीक, तो ये इनकी मांग है कि जो अभी पूरा विश्व व्यापार है ये पश्चिमी जो गुट है उनके ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इसको सुधारना चाहिए और एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी देशों को लाभ मिल सके। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय कई चुनौतियां हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह आंदोलन बिखर जाएगा, विशेषकर जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो कई जो विद्वान हैं उनका मानना था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म ही दो ध्रुवीय विश्व के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ था। जब कोई गुट बचा ही, जब एक गुट समाप्त हो गया तो ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी धीरे धीरे बिखर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर इसकी महत्ता बरकरार रही, लेकिन फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों की बात करें तो इनके समक्ष चुनौतियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाहरी चुनौती और आंतरिक चुनौती। अगर हम बाहरी चुनौती की बात करें, जो इनको बाहर से क्या क्या चुनौतियां मिल रही है, तो पहला है चुनौती की बात करें तो पहला है बाहरी शक्तियों का आक्रामक प्रचार। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन दूसरा बड़ा, मतलब सदस्य संख्या में दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा संगठन है जहां खुले मंच में विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बैठ के विचार विमर्श करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करते हैं। महाशक्तियों की अनुपस्थिति के बिना वो बिना किसी डर के अपने जो विचार को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक, उन्होंने कई चीज़ों पे, जैसे निर्गुण देशों के में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सशक्तिकरण और अमानवीय अत्याचार, सैनिक गठजोड़ों का विरोध किया और उसे रोकने की मांग की। तो होता क्या है, कई बार देखा गया कि जो शक्तिशाली देश हैं वो इन सदस्य देशों के मध्य आपस में मनमुटाव उत्पन्न कर देते हैं, उनके मध्य दरार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो ये भी जो बाहरी शक्तिशाली देश हैं वो भी क्या चाह रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंत हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। इसी प्रकार आर्थिक साधनों की समस्या, आज पूरा जो विश्व है आर्थिक वितरण, पूरे विश्व में आर्थिक वितरण असमान है। संपूर्ण विश्व की 2/3 संपत्ति पश्चिमी राष्ट्रों के पास है और तमाम आर्थिक जो सहायता मंच है उन पे उन्हीं का कब्जा है। अगर
गुटनिरपेक्ष देशों को आर्थिक सहायता की दरकार रहती है, तो कई बार ये देखा जाता है कि आर्थिक सहायता उन्हीं देशों को मिलती है जो किसी विशेष तौर पे पश्चिमी गुट के कुछ विशेष नीति पे पश्चिमी गुट के समर्थक हैं, या फिर वो जो पूंजीवादी देश हैं उनसे किसी प्रकार का उनका सहयोग करते हैं। तो ये भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक खतरा है, क्योंकि आर्थिक सहायता जो पश्चिमी देश हैं वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इसी प्रकार सैनिक दबाव के द्वारा भी वो इन्होंने अपने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। ये क्या, अगर कोई गुटनिरपेक्ष देश है, शक्तिशाली गुटनिरपेक्ष देश है और उसकी स्थिति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अच्छी है, तो वो जो गुट अमेरिकी गुट या फिर पूंजीवादी गुट के देशों ने क्या किया, उनके पड़ोसी देशों में को समर्थन, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना चालू कर दिया, ताकि किसी प्रकार का अगर युद्ध का माहौल हो तो वो अपने जो सहयोगी देश है उसके पक्ष में खड़े हो सकें। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात थे उसमें हम इसको समझ सकते हैं। वियतनाम के मामले में तो अमेरिका स्वयं ही युद्ध में कूद पड़ा था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो ये सैनिक दबाव है वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम आंतरिक चुनौती की बात करें तो गुटनिरपेक्ष देशों के मध्य जो अंदरूनी समस्या है वो भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहला जो आंतरिक चुनौतियों में है वो है द्विपक्षीय विवाद को निर्गुट शिखर सम्मेलन में उठाना। कई बार ये देखा गया है कि जो शिखर सम्मेलन है गुटनिरपेक्ष देशों का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे ही चर्चा की जाती है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कोई भी देश अपने द्विपक्षीय, अपने पड़ोसी से जो देश हैं उनसे जो मनमुटाव है उसको यहाँ उठा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो बात करते रहेंगे, अचानक अंतर्राष्ट्रीय मतलब चर्चा करते करते जब अपने पड़ोसी देश की बुराई कर देते हैं, आलोचना करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, सम्मेलन का जो माहौल है वो दूषित हो जाता है, सदस्यों के आपसी संबंध बिगड़ने लगते हैं और निर्गुट सम्मेलन में भी एक तरह से गुटबंदी दिखने लगती है। इसी प्रकार जो दूसरा इसका जो आंतरिक चुनौती है वो है सिद्धांतों के प्रति आस्था की कमी। जब प्रारंभ में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था 1961 में, तो कई आधारभूत सिद्धांत अस्तित्व में आए थे जिनके उद्देश्य थे, कई लोग इन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में कई देश उस जो सिद्धांत है उससे अब भटक गए। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है अब वो नकारात्मक होता जा रहा है, अर्थात वो किसी संगठन का सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन अब वो अपने विभिन्न साजो सामान के लिए एक शक्तिशाली देश के संबंध मतलब उनके संपर्क में आए और उनसे वो अपने साजो सामान ले रहे हैं। तो जो ये देश है कि वो प्रत्यक्ष तो किसी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन उस जो सैनिक जो हथियार है कई खरीदी के मामले में वो उस राष्ट्र से निरंतर संबंध में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो चुनौती हैं, ये जो आंतरिक चुनौतियां हैं, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए अहितकारी साबित होगी और उनके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके अस्तित्व में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कई जगहों पे कमजोर भी दिखता है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने सदस्य राष्ट्रों का भी सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व शांति में, विश्व की शांति, स्वतंत्रता, न्याय की रक्षा के लिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विशेष जो भूमिका निभाई, पूरे विश्व में तनाव को कम करने में इन्होंने जो योगदान दिया, मानवीय हितों की रक्षा के लिए जो योगदान दिया, उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्ता बरकरार रहेगी। और जो गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य देश हैं वो अपने आर्थिक सहयोग और वैज्ञानिक प्रगति, इसके लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो माहौल है उसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।